23 मई 2022 मंडे। नोट कर लीजिए ये डेट अपने कैलेंडर में, अपनी डायरी में, अपने जहन में, दिमाग में। उस दिन मेरे प्यारे बच्चे फोड़ने जाने वाले हैं अकाउंटेंसी टर्म 2 40 मार्क्स पेपर। डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है, सैंपल पेपर्स की अगर प्रॉपर स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का किसी भी तरह का न्यूमेरिकल या थ्योरी, ज्यादातर थ्योरी, और 5 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन रिटायरमेंट के साथ चॉइस में आने की संभावना है। अब मैं आपसे दोनों बातें कर रहा हूं। 15 मिनट का ये वीडियो पूरा देखो, आखिरी तक देखो, और ये 7 मार्क मेरी गारंटी है, ये 7 नंबर जमा कर लो और अपने अकाउंट में। इस तरह से आपका अकाउंट आज रात को सोने से पहले 40 में से 30 नंबर क्रॉस कर लेगा। पुराने वीडियोस देखो जाके, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिबेंचर्स, एनपीओ, सारी चीज़ों को मैंने बारीकी से आपको गहराई से समझाया और आपको यहाँ तक लेके आया। और आज और कल 40 में से 40, ये मेरा आपके साथ वादा है। देखिए 2 मार्क की जो बात कर रहे हैं अपन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये थ्योरी होनी चाहिए। और ये किस टाइप की थ्योरी होनी चाहिए? ये होगी थ्योरी एक जिसमें कि आपको कुछ डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं यहां पर। डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स। नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नोट कर लेना और याद कर लेना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों का डिफरेंस। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही हॉट, HOT, हॉट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हॉट का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, मगर इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का मतलब है अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो दिस मीन्स खाली एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज टू बी मेड। जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पुराना एग्रीमेंट डिसॉल्व करके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और दोस्तों ये आपने मिड टर्म, आपकी टर्म 1 के सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ऑल दीज लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब कभी भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो पुराना एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया जाता है, नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, फर्म कंटिन्यू करती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाई जाती है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके सिलेबस में अभी भी है, रिटायरमेंट और डेथ। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लीड्स टू एंड ऑफ एवरीथिंग, सब समाप्त। पार्टनरशिप डीड समाप्त, बिजनेस समाप्त, एंड ऑफ बिजनेस, एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, दे विल रिमेन फ्रेंड्स बट नॉट पार्टनर्स। सो इसमें बिजनेस भी खत्म हो जाता है, फर्म खत्म हो जाती है, ऑल एसेट्स आर सोल्ड, रियलाइज्ड, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहां बैलेंस शीट नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहां बैलेंस शीट नहीं बनती, यहां बैलेंस शीट बनती है। यहां एसेट्स लायबिलिटीज को हम रियलाइज करते हैं, बेच देते हैं और सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। यहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। उसी पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। ये कब बनता है? ये बनता है जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, retirement of one of the existing partners, death of any of the partners, amalgamation of two or more partnership firms। जी हाँ दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। Whenever the firm is reconstituted, revaluation account is prepared। ये क्या शो करता है? दिस शोज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एनी एसेट हुज वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, एनी लाइबिलिटी हुज वैल्यू इज नॉट चेंजिंग इज नॉट शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट व्हाट वी शो इज द चेंज। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, सो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है आपको, तो बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा, 10% वाला अमाउंट आएगा, पूरी बिल्डिंग की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि रिवैल्यूएशन में सिर्फ चेंज दिखाया जाता है। मशीनरी 10,000 से 8,000 हो गई, मशीनरी 10,000 से 8,000 हो गई, तो 2,000 का डिक्रीज जो आया है वो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट में मशीनरी को 2,000 से कम करके 8,000 पे दिखाया जाएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज फॉलोड बाय बैलेंस शीट। Revaluation account shows only the change in the value of assets and liabilities, whereas realization account, वसूली खाता, this account shows the book value of assets and liabilities available for realization and actual value realized from assets and actual amount paid to liabilities। तो ये अकाउंट चेंज नहीं दिखाता है, यहां पर हर चीज को ऑल रियलाइजेबल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर शोन ट्वाइस। पहले उनको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, एसेट अकाउंट क्लोज करते हैं, और फिर उनका पेमेंट करते हैं, उनका रियलाइजेशन करते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट विल नॉट शो चेंज। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड। When do you prepare? When the firm comes to an end। जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है तब ये बनता है। ये एकमात्र ऐसा सरकमस्टेंस, यहाँ पर इतने सारे कारण हैं जब रिवेल बनता है। यहाँ पर एकमात्र फर्म खत्म हुई, डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन दिस, बैलेंस शीट नॉट प्रिपेयर्ड आफ्टर दिस, क्योंकि भैया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तुम्हारे पास एसेट लायबिलिटी बचेंगी ही नहीं तो तुम काहे की बैलेंस शीट बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है इसमें, और जो भी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में आता है, अगर शॉर्टेज है तो पार्टनर पैसे लेके आएगा, अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करेगा, और अगर फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है उसके अकाउंट में, तो फर्म उसे पैसा पे करेगी। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती, इसमें बैलेंस शीट बनती है। इसमें चेंज ऑफ वैल्यू दिखाते हैं, इसमें पूरा बुक वैल्यू रियलाइज वैल्यू दिखाते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों नॉमिनल अकाउंट। इसमें भी प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स में बांटते हैं, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स में बांटा जाता है। कुछ समानताएं भी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इसकी समानताएं पूछ लें। रिमेंबर, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी, कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन। याद कर लेना, ये टॉपिक बहुत अच्छा है।
कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब फर्म जब आपकी डिसॉल्व होती है तो क्यों डिसॉल्व होती है? लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर, dispute or conflicts between the partners, or maybe the business is no longer profitable, no longer scope in the business, any illegal activity conducted by any of the partners due to which the business becomes illegal, or maybe sometimes partners by giving notice that we want to close the firm एंड सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करके डिसॉल्व करते हैं, या फिर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मेनी अ टाइम्स कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्स डिसोल्यूशन, आप अपनी फर्म बंद कर दीजिए, बिकॉज द फर्म इफ इन द व्यू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नॉट प्रॉपर टू बी कंटिन्यूड, देन दे विल ऑर्डर यू टू क्लोज। किस कारणों से फर्म का डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है? ऐसा कब होता है कि जब कोर्ट इंटरवीन करता है और आपकी फर्म को डिसॉल्व करता है। 3 पार्टनर्स हैं मान लीजिए, ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, और ऑल पार्टनर्स गो इनसेन, पागल हो गए, क्रेजी हो गए, दीवाने हो गए। XYZ आर पार्टनर्स, ऑल डिक्लेयर्ड इनसेन, और X and Z आर डिक्लेयर्ड क्रेजी, ओनली Y इज नॉर्मल पार्टनर। All partners except one is declared insolvent or maybe unfit for continuing the business. ऐसे में कोर्ट हस्तक्षेप करके, इंटरप्ट करके कहता है कि पागल लोग फर्म नहीं चला सकते, क्रेजी लोग फर्म नहीं चला सकते, दीवाने लोग फर्म नहीं चला सकते, इंसॉल्वेंट लोग फर्म नहीं चला सकते, तो आपका समाज में रहना समाज के लिए खतरा है, फर्म बंद करिए। सो देयर आर वेरियस कॉजेज, ये भी एक वाला टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान से बेटा नोट कर ले, कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन। और ये आप जो भी किताब पढ़ते हैं, TS गरेवाल सर की किताब या DK गोयल, SC शर्मा, कोई भी बुक पढ़ते हो, NCERT, सब में आपको स्टार्टिंग में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले 4 पन्ने, फर्स्ट 4 पेजेस आप अपनी किताब के पढ़िए, आपको इनके तीनों के आंसर्स मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि यही थ्योरी में पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आती है समझ में, वो है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 48 एंड 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 जरूर पढ़िएगा। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का मतलब है कि जब आप अपनी फर्म डिसॉल्व करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो एसेट से आने वाले फंड्स को किस तरह यूज करेंगे। सो देयर इज अ हायरार्की, 1 2 3 याद रखिएगा, 1 2 3, माधुरी दीक्षित वाला 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, सिर्फ 1 2 3 है। क्या है 1 2 3? सुनिए, पहला, एसेट से आने वाले फंड्स को या हमारी एसेट्स को हम यूज करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नंबर 2 पे हम यूज करेंगे फॉर लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका पेमेंट 2nd नंबर पे होगा। और लास्ट एंड ऑल्सो द लीस्ट, कैपिटल सेटलमेंट, यानी हमारी एसेट्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। फर्स्टली फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी पेमेंट, सेकेंडली फॉर लोन्स फ्रॉम पार्टनर एंड कैपिटल सेटलमेंट। 5वां और आखिरी पॉइंट याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, फर्म्स डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट, DEBTS, डेट्स वर्सेस प्राइवेट डेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा एक पार्टनर है, उसने पर्सनली भी कुछ लोन लिया है घर बनाने के लिए, बेटी की शादी के लिए, XYZ पर्पस के लिए, वो कहलाता है उस पार्टनर का प्राइवेट डेट।
पर्सनल लायबिलिटी, और फर्म्स डेट का मतलब है फर्म ने जो लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए लिया गया लोन फर्म्स लायबिलिटी है, पर्सनल काम के लिए लिया गया लोन पर्सनल लायबिलिटी। अब जब फर्म डिसॉल्व होगी, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और मान लीजिए एसेट्स से आने वाला पैसा कम है और लायबिलिटीज आपके सिर पे ज़्यादा हैं, तो आप अपने पार्टनर से डिमांड करेंगे कि तुम घर से पैसे लाओ, राइट? आपने पढ़ा होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इन पार्टनरशिप, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। उस केस में क्या होगा, अगर पार्टनर के ऊपर कुछ पर्सनल लोन है तो उसकी पर्सनल एसेट्स, ध्यान से सुनना, पार्टनर की पर्सनल एसेट्स पहले उसके पर्सनल लायबिलिटी के लिए यूज की जाएंगी, उसके बाद बचा हुआ हिस्सा फर्म की लायबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी को गलत ना समझे कि तुम बिजनेस की लायबिलिटी पहले दे दो और पर्सनली छोड़ दो। पहले तुम्हारी पर्सनल एसेट का इस्तेमाल पर्सनल लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में होगा और फिर जो बचेगा वो इधर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये 5 चीजें 2 मार्क के लिए आप देख लें। मैंने क्या कहा, 4 पन्ने पढ़िए, थ्योरी है, सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, आपको सुनना है, इसे बार बार सुनिए, इस वीडियो को आखिरी तक बार बार देखो, शायद आपको दूसरी बार मंडे के पेपर के लिए नहीं देखना पड़ेगा। अब मेरे अगले वीडियो में जो इंस्टेंटली आ रहा है, जाना मत कहीं, इंस्टेंटली आ रहा है, 5 मार्क के किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 2 टाइप के क्वेश्चंस की संभावना है। एक तो डायरेक्ट जर्नल एंट्री कैसे बनाना वो बताऊंगा मैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या खास बातें ध्यान रखनी है, कैसे बनाना वो बताऊंगा मैं। तो बने रहिए, कमाइए नंबर, 40 में से 40 आपका मिशन मेरा मिशन। थैंक यू।